Welcome student, I am Sartha Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from 11th class, and today our topic is significance of Bohr's atomic model. In the last video student we discussed about the Bohr's model. What are the postulates of Bohr's atomic model? And on the basis of these postulates we are able to find out the significance of Bohr's atomic model. फर्स्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल की ये आती है कि इट हेल्प्स टू गिव द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर आपको ध्यान हो तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए बोहर्स ने एक एक्सप्रेशन दिया और एक्सप्रेशन हमारे पास था En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर me⁴ n स्क्वेयर h स्क्वेयर. यहाँ पर अगर आपको ध्यान है तो हमने लिखा था जो 2 पाई स्क्वेयर me⁴ अपॉन h स्क्वेयर है दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट RH, दैट इज द रेबर्ग्स कांस्टेंट. अगर उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस RH 1/n स्क्वेयर. मीन्स एनर्जी इन द nth ऑर्बिट हमारे पास इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं जहां पर n हमारे पास कोई भी सुटेबल 1, 2, 3 वैल्यू हो सकता है. लास्ट वाली वीडियो में ही आपको बताया था स्टूडेंट, अगर इस एक्सप्रेशन में हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं m की, e की और h की, तो यहाँ से En सॉल्व करके हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 11.8 अपॉन n स्क्वेयर. जो ये एनर्जी आती है हमारे पास किसमें होगी, किलो जूल मोल इनवर्स के अंदर. इसको हम राउंड ऑफ करके नियरली कितना लिख सकते हैं, नियर अबाउट टू दैट. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करें देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल. मीन्स E1 में, E2 में, E3, E4 एंड अप टू द En. इन लेवल्स में एनर्जी क्या है और इन्हीं लेवल्स और ऑर्बिट के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमें ऑर्बिट की एनर्जी पता है तो उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उनकी एनर्जी भी हमें क्या होगी, पता होगी. जैसे अगर फर्स्ट शेल की बात करें, हम यहाँ पर E1 लेकर चलें तो माइनस 1312 n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ से जो फर्स्ट लेवल की एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, माइनस 1312 किलो जूल मोल इनवर्स. तो यहाँ फर्स्ट शेल E1 एनर्जी माइनस 1312. फिर अगर मैं सेकेंड शेल की एनर्जी को निकालूं तो हमारे पास E2 इज इक्वल टू माइनस 1312 अपॉन n की वैल्यू 2 का स्क्वायर. इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है 327.9 किलो जूल. मीन्स E2 की वैल्यू माइनस दिस. नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी कंसीडर की जाती है. मीन्स E1 से ज्यादा एनर्जी E2 की, उससे ज्यादा E3 एंड अप टू द En लेवल. अब हम आते हैं यहाँ पर. मैंने आपको एप्लीकेशन या इसकी सिग्निफिकेंस यही बताई कि वी आर एबल टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बाय यूजिंग द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन दिया वो किसने दिया, हमें बोहर्स ने. अब स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव. मीन्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कैसा साइन है, नेगेटिव. मीन्स हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमारे पास आएगी पर्टिकुलर ऑर्बिट या शेल के अंदर वो हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव. तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया बेटा. और इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट डज द नेगेटिव साइन कन्वे इन द एक्सप्रेशन, दैट इज En इज इक्वल टू माइनस 1312 अपॉन n का स्क्वेयर. तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इट मीन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. अब जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट प्रेजेंट एट अ सफिशिएंटली फार डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. और उसकी एनर्जी को हम कैसा एज्यूम कर सकते हैं, जीरो. जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है और कहीं सफिशिएंटली फार डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन. तो अब इन दोनों के बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शंस नहीं होंगे. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका किस पोजीशन पर होगा, रेस्ट पोजीशन पर. और यहाँ पर जो उसकी एनर्जी है हम वो कैसी कंसीडर करेंगे, जीरो. अगर हम मैथमेटिकली टर्म के अंदर बात करते हैं तो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द सेटिंग.
जहां पर n किसके इक्वल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू द इन्फिनिटी। मीन्स अगर मैं यहाँ पर एनर्जी एट इनफाइनाइट लेवल पर निकालूं तो वो कैसी हो जाएगी, जीरो। अगर अब हम कंसीडर करें कि द इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचेस टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब ये नेगेटिव और ये कैसा, पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या बननी स्टार्ट हो जाएंगी, देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, मींस बॉन्ड बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। और जब काम किया जाता है तो एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, और उसकी वजह से क्या होगी कि कॉन्सिक्वेंटली द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब इनिशियल एनर्जी कैसी थी, जीरो, अब उसमें से भी क्या करेगी, डिक्रीज, मीन्स वो एनर्जी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और इसीलिए हमने क्या कंसीडर किया, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव। अब ये तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई कि व्हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव। अगर अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट नेगेटिव साइन, तो सिग्निफिकेंस हमें क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इट इज स्टेबल, क्योंकि जब वो बाउंड होगा तो उनके बीच में क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे से कैसी होती है, इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर एनर्जी डिक्रीजेस तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इट मीन स्टूडेंट, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्यों होती है, और थर्ड वन, व्हाट दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको करवाया कि बाय द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है 2 और 3 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड हमारे पास सिग्निफिकेंस है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मींस बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर, मींस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, और ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, तो ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इमिट्स द एनर्जी, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर टू लोअर, तो उसको हम किस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल मीन्स आपका जो भी ऑर्बिट हायर एनर्जी, इनिशियल मीन्स जो भी आपका लोअर एनर्जी का ऑर्बिट होगा। यहाँ स्टूडेंट हमने कंसीडर किया Ni मीन्स इनिशियल ऑर्बिट और Nf कंसीडर किया फाइनल ऑर्बिट। Ei एनर्जी ऑफ द इनिशियल ऑर्बिट Ni से रिलेटेड है, और Ef मीन्स फाइनल एनर्जी जो किससे रिलेटेड है, फाइनल ऑर्बिट से। अब ये हमने किया था कि जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, माइनस RH अपॉन n का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर EF निकालूं तो NF का स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं EI निकालूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन के। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से किसको कॉमन ले लूं, RH को, और NF और NI की पोजीशन को कैसा कर दूं, अल्टर। तो वैसे तो माइनस का आना चाहिए था, लेकिन अब मैंने कैसा कर दिया, प्लस, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, NI का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF का स्क्वायर। इनकी पोजीशन अल्टर की तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब RH की वैल्यू आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि RH किसके इक्वल होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। As we know, डेल्टा E is equal to h न्यू। अगर मैं यहाँ से न्यू की वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा E अपॉन h। ये डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल।
और साथ अब इस एक्सप्रेशन में H हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये एज इट इज, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Hz। और अगर हम इन टर्म ऑफ वेव नंबर बात करें तो वेव नंबर को एक्सप्रेस किया इससे, वो किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी के। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास वैल्यू ये है, तो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की अपॉन सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये किस में था, Hz के अंदर। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आएगा 1.09677 × 10⁻⁷। फ्रीक्वेंसी की यूनिट Hz भी होती है और साइकिल पर सेकंड भी होती है, तो सेकंड सेकंड से कैंसिल हुआ और मीटर इनवर्स में रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बैक में लगा देंगे मीटर इनवर्स। और अगर आपको लास्ट वीडियो का स्टूडेंट ध्यान है तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी किया है, कहाँ पर, जब हमने रेबर्ग्स फॉर्मूला किया। दिस अबव एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय द रेबर्ग्स in order to explain the line spectrum of hydrogen atom। अब स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास NF ग्रेटर होगा किससे, Ni से, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमारे पास जो टोटल डेल्टा E की वैल्यू आएगी। मींस अगर हम इसको ना कंसीडर करके डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन भी अगर कंसीडर करें या फिर ये वाला कंसीडर करें, डेल्टा E इज इक्वल टू दैट, तो अगर इसमें NF ग्रेटर होगा Ni से, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एनर्जी है, डेल्टा E है, वो कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकेंडली, अगर हमारे पास NF स्मॉलर है किससे, Ni से, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो डेल्टा E की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। मींस एनर्जी रिलीज्ड, और एनर्जी कब रिलीज होती है, जब हमारे पास क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। मींस इस केस में इमिशन स्पेक्ट्रम और इस केस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थर्ड हमारे पास सिग्निफिकेंस आती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।